हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका प्यारा चैनल ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम जो बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर के बारे में आप जानते हैं बहुत सारे प्रश्न इस पर पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को देखेंगे। तो हम ऐसे इसको तैयार किए हैं जिससे आपका लूसेंट का जो स्टडी मटेरियल है, लूसेंट जो जीके है उसका थ्योरी को कवर किए हैं, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन है उसको कवर किए हैं, और घटना चक्र में जितना भी PCS का क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सारे पॉइंट्स को कवर किए हैं। मतलब 3 बुक को फॉलो किए हैं, घटना चक्र, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव और लूसेंट जीके का जो थ्योरी होता है, उन सबको मिलाकर यहाँ पे हम निचोड़ बनाए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। उस सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डालें और थ्योरी भी यहाँ पे हम रखे हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, सारा क्वेश्चन आपको 10 से 15 मिनट में याद हो जाए। तो वो तीनों किताब को आपको पढ़ने के लिए 2 से 3 दिन लग जाएगा, फिर भी आपको पूरा अच्छा से समझ में नहीं आएगा, सब इधर उधर है, सबको हम एक जगह रखे हैं। तो हम पूरा आशा करते हैं यह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपको यह अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ग्रंथि के बारे में। हम लोग देखते हैं ग्रंथि क्या होता है और किस किस तरह का ग्रंथि हमारे शरीर में पाया जाता है, और उन पे आधारित जो भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रंथि का काम होता है हार्मोन को और प्रोटीन को रिलीज करना, ठीक है। तो ग्रंथि जो होते हैं हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं, और इन्हीं के सहारे बहुत सारा बॉडी का जो काम होता है इन्हीं के सहारे होता है। जैसे लार का स्रावन करना, लीवर में से जो भी चीज़ निकलता है, लीवर भी एक तरह का क्या हो गया, ग्रंथि हो गया। लीवर का बहुत सारा फंक्शन है। उस तरीके से जितना भी फंक्शन बॉडी का होता है, सबका जो कंट्रोल करता है, सबका जो निर्माण करता है, वो कौन करता है, ग्रंथि करता है। तो ग्रंथि का मुख्य काम है हार्मोन और प्रोटीन का क्या करना, स्रावन करना, उसका रिलीज करना। अब देखिए, ग्रंथि जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना है, ग्रंथि जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका बहिस्रावी ग्रंथियाँ और एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब दोनों में फ़र्क क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियाँ जो है वह क्या होता है, नलिका युक्त होता है। नलिका युक्त का मतलब हो गया वह एक पाइप के द्वारा पास करेगा, ठीक है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होता है यह क्या होता है, नलिका विहीन होता है। मतलब यह जो है वह एक ट्यूब के द्वारा, एक नलिका के द्वारा पास नहीं करेगा। तो ये मूल अंतर आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है, बहिस्रावी ग्रंथियाँ में क्या पास करता है, तो इससे आपको रिलीज होता है एंजाइम। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होता है उसमें क्या निकलता है, तो उससे हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो बहिस्रावी ग्रंथियाँ से एंजाइम निकलता है और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। अगला पॉइंट ध्यान देना है, यह जो ग्रंथियाँ है, बहिस्रावी ग्रंथियाँ जो होता है, ठीक है, यह एक निश्चित अंग तक जाती है। मतलब निकले और एक निश्चित अंग में जाके वो फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है वो सीधे रुधिर में, मतलब ब्लड में ये जाते हैं, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है ब्लड में जाते हैं, रुधिर में जाते हैं। लेकिन बहिस्रावी ग्रंथियाँ जो है वो क्या जाते हैं, एक निश्चित अंग में जाते हैं। जैसे दुग्ध ग्रंथि हो गया, लार ग्रंथि हो गया, यह एग्जाम्पल हो गया बहिस्रावी ग्रंथियाँ का। और औटू ग्रंथि, बहुत सारे ग्रंथि है जो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ का। जैसे पेनक्रियाज भी हो जाएगा, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये मूल अंतर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, एक होता है तीसरा मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्या होता है, तो यह ग्रंथि जो होता है दोनों का रूप ले लेता है। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है और कभी कभी यह बहिस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, मिश्रित ग्रंथि का केवल एक ही एग्जाम्पल है, पैनक्रियाज, ठीक है। तो पैनक्रियाज जो है वह आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मिश्रित ग्रंथि का, जिसका हिंदी हो जाएगा, पैनक्रियाज का हिंदी क्या हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि। तो केवल एक ही एग्जाम्पल है मिश्रित ग्रंथि का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके हम लोग जितना भी ग्रंथि हम लोग पढ़ना है और जिस पे क्वेश्चन बने हैं उस सारे पॉइंट्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, उसके बाद आपको ध्यान रखना है थॉमस एडिसन, ठीक है, नाम जाना पहचाना है, लेकिन ये दूसरा नाम है। यह क्या है, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जितना भी है, ठीक है, उस सबके ही क्या है, जनक है। मतलब सब
का जो शुरुआत था किसने किया था? थॉमस एडिसन ने। वो बल्ब वाला जो बनाए थे थॉमस एडिसन, वो फिजिक्स वाले थे, वो नहीं, ठीक है। उनके नाम का एक और आदमी है थॉमस एडिसन। ये क्या कहलाएंगे? अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कहलाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं कुछ पॉइंट्स को, कुछ तथ्य है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या तथ्य है? देखिए, कुछ फैक्ट है जिसको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जो ग्रंथि है, कौन ग्रंथि है? लीवर, ठीक है, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं, ध्यान रखना है। सबसे छोटा जो ग्रंथि है वो आपका है पीनियल ग्रंथि, जिसको हम लोग शीर्ष ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि। याद रखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ा बोलेगा तो थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि बोलेगा तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओवरऑल बोलेगा बॉडी का, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि तो लीवर, सबसे छोटा तो पीनियल। और अंतःस्रावी ग्रंथि में अगर बोलेगा सबसे बड़ा तो थायराइड और सबसे छोटा तो पीयूष ग्रंथि। इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मानव शरीर में सबसे अधिक जो संख्या होती है वो किसका होता है? लसिका ग्रंथि का होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है अंतःस्रावी तंत्र। इसका संख्या भी ज़्यादा है और इसके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अंतःस्रावी तंत्र का जो सबसे पहला जो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, वह ग्रंथि हमारा पीयूष ग्रंथि, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर अगला हम लोग ग्रंथि को देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट वाला है आपका पीयूष ग्रंथि, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। इंग्लिश नाम भी आप ध्यान रखिएगा, आ जाता है। अब इसका काम हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो है, यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसका बहुत ज़्यादा काम है, इसमें हम लोग आगे देखेंगे। इससे बहुत ज़्यादा इससे हार्मोन निकलता है और बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम को करता है। इसीलिए सबसे शरीर का सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है वो कौन ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। इसको आपको याद रखना है। अगला आपको ध्यान रखना है, ये होता कहाँ पे है? तो कपाल जो होता है, मस्तिष्क में जो कपाल जो होता है, ठीक है, उसका एक हड्डी होता है स्फेनाइड, उसी हड्डी में यह मौजूद होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल टर्सिका भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है। एक तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कहाँ पे होता है? तो आपको ध्यान रखना है स्फेनाइड नाम का एक हड्डी होता है, उसके गड्ढे में होता है, ठीक है। तो एक मस्तिष्क याद रखिएगा, और इसके अंदर डेप्थ में पूछेगा तो स्फेनाइड आपको याद रखना है, ठीक है। अगला आपको ध्यान रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण करता है, ठीक है। ये जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जितना भी है, सबको कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पीयूष ग्रंथि इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, ठीक है। मास्टर ग्रंथि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सभी ग्रंथियों को ये क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे मास्टर ग्रंथि। जितना भी ग्रंथि होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि, सब इसी से कंट्रोल होगा, मतलब ये सब का हेड हो गया। तो ये ऐसा ग्रंथि है जो सभी ग्रंथियों का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या हो गया? हेड हो गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, ये सबसे छोटा है, लेकिन छोटा किस मामले में? तो ध्यान रखिएगा, फंसिएगा नहीं, अंतःस्रावी मामले में, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटा कौन हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे बोलेंगे सबसे छोटा ग्रंथि कौन है? तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये वाला हो जाएगा आपका पीनियल, ठीक है। तो पीनियल सबसे छोटा है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे छोटा कौन हो जाएगा? तो आपको याद रखना है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। अगला ध्यान रखना, इसका आकार कैसे होता है? तो इसका आकार मटर के आकार का होता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे। जितना भी पॉइंट लिखे हैं, जो भी हम कलर किए हैं, हाईलाइट किए हैं, उस सभी क्वेश्चन पूछा गया है। सभी अलग अलग पीसीएस में, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। अगला है पैनक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि क्या है? तो इसके बारे में ध्यान रखना है, यह सेकेंड सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है। सबसे बड़ा हो जाएगा आपका लीवर। लीवर के बाद जो सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है वो आपका क्या हो गया? पैनक्रियाज, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? अग्नाशय। अब देखिए, यह क्या है? यह एक मिश्रित ग्रंथि है, पहले ही आपको बता दिए हैं, ठीक है। यह एक मिश्रित ग्रंथि हो गया।
मतलब यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, यह इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। कौन हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। कौन हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन को क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है, बता चुके हैं मिश्रित ग्रंथि है। उसके बाद ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, इंसुलिन जो निकलता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आगे हम लोग इंसुलिन के बारे में जानेंगे। अग्नाशय में एक चीज होता है, ठीक है, लैगरहैंस की दीपिका। इसमें क्या है, 3 तरह का कोशिका होता है। ठीक है, एक होता है आपका अल्फा कोशिका, एक होता है बीटा कोशिका और एक होता है गामा कोशिका। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अल्फा कोशिका से क्या निकलता है? तो ग्लूकैन निकलता है। ठीक है, याद रखना है। बीटा कोशिका से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और गामा कोशिका से क्या निकलता है? सोमैटोस्टेटिन निकलता है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया वो आपका हो गया इंसुलिन। तो याद रखिएगा, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो बीटा कोशिका से निकलता है। या सीधा पूछ दे इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो याद रखना है आपको कहाँ से निकलता है, तो वो आपका निकलता है लैगरहैंस की दीपिकाओं से। ठीक है, बाकी को भी आप याद रखिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा और इसको भी, तो अच्छा रहेगा। अगला है, अग्नाशय के खराब होने पर क्या होता है? तो जब अग्नाशय खराब हो जाएगा तो ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, ये जो तीनों हम लोग देख रहे हैं उसका श्रवण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं, इससे क्या होगा, इंसुलिन और ग्लाइकोगैन नहीं बनेंगे। क्लियर है? क्या कि तीनों तो उसी से बन रहा है ना, अल्फा बीटा गामा जो कोशिका है उसी से बन रहा है। वो तीनों किससे बन रहा है? ठीक है, अग्नाशय से बन रहा है। इसलिए अग्नाशय के खराब होने पर ग्लूकैन बनेगा, ना आपका इंसुलिन बनेगा और ना आपका सोमैटोस्टेटिन बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ का बनना बंद हो जाएगा। कब? जब अग्नाशय में कोई खराबी होगा तब। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, कौन सा हार्मोन ये सेक्रेट करता है। ठीक है, तो देखिए, अग्नाशय को पाचक रस उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। ये जो सिक्रेटिन है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे, सेक्रेटिन। ठीक है, सेक्रेटिन जो एक हार्मोन है वो अग्नाशय को क्या करता है? पाचक रस उत्पादन करने के लिए क्या करता है? उत्तेजित करता है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो अग्नाशय से जो पाचक रस निकलता है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उसको उत्तेजित कौन कर रहा है? तो वो सिक्रेटिन कर रहा है। जी भाई, अब पाचक रस निकालो। ठीक है, तो याद रखेंगे, सिक्रेटिन जो है पाचक रस निकालने के लिए उत्तेजित करता है किसको? अग्नाशय को। सिक्रेटिन क्या है? एक तरह का हार्मोन है, ध्यान रखेंगे। अब अगला आ जाता है हम लोग इंसुलिन के बारे में। सबसे अधिक क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं, इंसुलिन पे। तो सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और जो जो हम यहाँ पे हाईलाइट किए समझ लीजिए वो क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे अब आते हैं हम लोग इंसुलिन। इंसुलिन के खोजकर्ता के बारे में ध्यान रखना है। वेटिंग व बेस्ट, 2 साइंटिस्ट मिलकर इंसुलिन के खोज किए थे। अब यह क्या है? तो यह एक तरह का हार्मोन हो गया, ध्यान रखेंगे, यह एक तरह का ग्रंथि नहीं है, हार्मोन है। इंसुलिन कहाँ से आता है बता दिए? पैनक्रियाज से। तो पैनक्रियाज आपका क्या हो गया? ग्रंथि हो गया। और ग्रंथि का काम में है या तो वो एंजाइम रिलीज करेगा या तो हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, तो यह जो है आपका इंसुलिन एक तरह का क्या हो गया? हार्मोन हो गया। ठीक है, इसका काम है शर्करा का नियमन, मतलब जो ब्लड में जो शुगर होता है उसको कंट्रोल करने का काम है इंसुलिन का, याद रखेंगे। ठीक है, तो इंसुलिन का कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें जो शुगर है उसको कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जिसका काम है शुगर को कंट्रोल करना। ठीक है, अब देखिए इसकी कमी से क्या होगा भाई? तो यह जब इसका कमी हो जाएगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा। मधुमेह रोग का मतलब क्या है? डायबिटीज़ का मतलब क्या है? शुगर बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, नॉर्मल रेट से ऊपर है तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज़। ठीक है, तो इसकी कमी से अब इंसुलिन कम होगा तो यह क्या करेगा? शुगर को तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो शुगर बढ़ जाएगा तो कौन बीमारी हो जाएगा?
डायबिटीज़ बीमारी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, शुगर बढ़ गया मतलब इंसुलिन जो है काम सही से नहीं कर रहा है, इंसुलिन का मात्रा कम हो गया है। तो इंसुलिन का मात्रा जब कम हो जाएगा तो बॉडी में शुगर का मात्रा बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मधुमेह। और अगर इंसुलिन का मात्रा कमी के जगह पर अधिक हो जाएगा तो निश्चित है, जब अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो यह क्या करेगा, कंट्रोल करने लगेगा। अब शुगर को ज़्यादा कंट्रोल करेगा तो शुगर का जो मात्रा है, ग्लूकोज का जो मात्रा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अगला है, यह अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं ऊपर। ठीक है, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो कहाँ से उत्पन्न होता है, तो अग्नाशय से उत्पन्न होता है। ठीक है, और अग्नाशय में किस पार्ट से, तो बता दिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, कि बीटा सेल से, बीटा सेल से ये क्या होता है, निकलता है। बीटा सेल किससे जुड़ा है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखवाए थे लैंगरहैंस की दीपिका उसे, तो आइलेट्स बोले या दीपिका बोले सेम चीज़ है। अगला है, यह एक तरह का प्रोटीन होता है। जितना भी हाईलाइट किए सबसे क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात का पहले हम क्लियर कर दे रहे हैं, इसीलिए एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और यह एक तरह का जो प्रोटीन है वो कौन सा प्रोटीन है, तो पेप्टाइड। ठीक है, वो प्रोटीन कैसा है, पेप्टाइड। तो इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन है, और प्रोटीन में कौन प्रोटीन, तो पेप्टाइड प्रोटीन। अगला, अब इंसुलिन आ कहाँ से रहा था, इंसुलिन एक तो आ रहा है आपका अग्नाशय से। ठीक है, तो एक तो आ रहा है इंसुलिन अग्नाशय से, दूसरा ये उत्पन्न होता है, ठीक है, डहलियों की जड़ों से। ठीक है, तो डहलियों की जड़ों से कौन उत्पन्न होता है, इंसुलिन, और दूसरा उत्पन्न होता है अग्नाशय से। ठीक है, और अग्नाशय के कहाँ से, तो बता दिए बीटा सेल से। अगला है, इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो जिंक पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जस्ता, जेडन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक। ठीक है, तो जस्ता पाया जाता है, मतलब जिंक पाया जाता है किसमें, इंसुलिन में। अब अगला जो है इम्पोर्टेंट है, यह एक ग्रंथि है ऑक्सीटोसिन। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए ऑक्सीटोसिन क्या होता है। ठीक है, तो यह एक तरह का क्या होता है, हार्मोन होता है। ठीक है, क्या होता है, हार्मोन। ठीक है, जो स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो है एक तरह का हार्मोन है, तो यह किसी ग्रंथि से निकल रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यह कहाँ पाया जाता है, तो गर्भाशय में और स्तन में पाया जाता है। तो ये कैसा हार्मोन है, तो यह आपका स्त्री वाला हार्मोन है। निकलता कहाँ से है, तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके कारण क्या होता है, माँ और शिशु में जो लगाव होता है, बच्चा के प्रति माँ का जो लगाव होता है, उसका जो कारण है वह यही आपका कारण है, हार्मोन कौन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बात समझे, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेम हार्मोन, या इसको आलिंगन हार्मोन भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, आलिंगन या प्रेम हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि इसी के कारण माँ और शिशु के बीच में प्यार होता है, और माँ अपने बच्चे को जो दुलार करती है, मान करती है, प्यार करती है, उसका कारण जो है यही हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाएगा, ये स्तन में पाया जाएगा और गर्भाशय में पाया जाता है फीमेल के। अगला है आपका पार्ट, जो दूध देने वाले पशु हैं, ठीक है, जैसे गाय हैं और भैंस है, उनमें ये पाया जाता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन से रिलेट हो गया, मतलब स्तन मतलब दूध। ठीक है, और गाय और भैंस में ये ऑक्सीटोसिन पाया जाता है। और बहुत बार देखे होंगे आजकल बहुत जगह होता है, जो गाय और भैंसें कम दूध देती है उनको एक सुई दिया जाता है पीटोसिन। पीटोसिन एक ऑक्सीटोसिन का सुई होता है, जिसको देकर दूध का मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो यह एक प्राकृतिक मतलब प्रक्रिया नहीं है, और जो प्राकृतिक प्रक्रिया को छोड़कर दूसरे प्रक्रिया से अगर उस काम को हम लोग करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी होता है। और इसके वजह से हम लोग देखते होंगे जो कुछ दिन बाद जो है वो बीमार हो जाएगा, वो पशु जो है, गाय जो है, भैंस जो बीमार हो जाएगा। फिर मान लीजिए उसका डेथ हो गया, और उस डेथ के बाद उसका जो मांस है, उस मांस को गिद्ध खाता है, तो गिद्ध उस मांस खाने के कारण उसका मृत्यु हो जाता है। और इसी के कारण ऑक्सीटोसिन के ही कारण जो भैंस और गाय का जो मृत्यु हुआ, उसके मांस को खाने की वजह से गिद्धों का जो संख्या है लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, अगला है थायरोक्सिन।
यह क्या है, तो इसको हम लोग पेस मेकर बोलते हैं, मतलब यह पेस मेकर का काम करता है। इसमें क्या होता है, आयोडीन होता है, ध्यान रखना है। तो थायरोरॉक्सिन जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, आयोडीन होता है। और ये होता कहाँ पे है, गला में होता है। गला में स्थित है एक ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो थायरोरॉक्सिन क्या हो गया, एक तरह का हार्मोन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, हार्मोन हो गया। और यह कहाँ से निकलेगा, तो थायराइड ग्रंथि से निकलेगा। और इसमें क्या होता है, तो आयोडीन होता है, ठीक है। तो गला में जो थायराइड ग्रंथि है वहाँ से क्या निकल रहा है, थायरोरॉक्सिन निकल रहा है, और उसमें है क्या, आयोडीन है। 60 से 70% आयोडीन होता है। अगला आपको ध्यान रखना है, ये वाला इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान दे सकते हैं, कोशिकीय श्वसन को तीव्र करता है। जो श्वसन का जो प्रक्रिया है उसको क्या करता है, तीव्र करता है कोशिका में। और यह बाल और हड्डियों के विकास के लिए क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। अगला है, आयोडीन युक्त नमक थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। तो ये ऊपर हम लोग देख चुके हैं, इसमें नमक होता है और वही नमक जो है थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आयोडीन का अगर कमी हो गया, तो आयोडीन का कमी हो जाएगा तो एक बीमारी है जो थायराइड में होता है, ठीक है, घेगा रोग। तो ये गला में हो जाता है घेगा रोग, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। अगला पॉइंट ध्यान रखना है, पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखिएगा अधिकतर आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है, जिनमें एक बीमारी है जो अभी हम लोग डिस्कस किए, घेगा रोग। तो घेगा रोग हो जाता है जिसको ग्वाइटर इंग्लिश में बोलते हैं। और यह इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आयोडीन की कमी होता है और इस कारण उसमें यह बीमारी अधिकतर देखने को मिलता है। अब अगला पॉइंट ध्यान रखना है, TSH, ठीक है। TSH क्या है, तो देखिए TSH जो है एक अंतःस्रावी हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि को थायरोरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। तो TSH जो है आपका एक तरह का हार्मोन हो गया जो थायराइड ग्रंथि को कहता है भाई थायरोक्सिन स्रावित करो। तो यह TSH जो है वो पुश करता है, किसको पुश करता है, मतलब किसको उत्तेजित करता है, थायराइड ग्रंथि को, किसके लिए, थायरोक्सिन के स्रावन के लिए, ठीक है। अगला है एड्रीनेलिन हार्मोन। तो ये सब हम लोग हार्मोन पढ़ रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए यह एड्रीनल मेडुला से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है, मेडुला से, ठीक है। एड्रीनेलिन याद रखिए कहाँ से निकलता है, मेडुला से। दूसरा, यह हृदय गति में वृद्धि करता है, शरीर में उत्तेजना पैदा करता है, शरीर को उत्तेजित करता है और इस कारण हृदय का जो गति है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और ये कब होता है, देखिए जब आपको घबराहट होने लगे, घबराहट के समय में या विशेष परिस्थिति में ज़्यादा खुश हो गए या ज़्यादा घबराने लगे तो यह एड्रीनेलिन जो है हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, ठीक है। और इस कारण इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उरो या लरो। कहीं कुछ सेकंड के लिए आएगा, कुछ समय के लिए आएगा, फिर ये चला जाएगा। मतलब एक बैग आप गुस्सा हो गए या कोई चीज़ के देख के आप घबरा गए, है कि नहीं, एक बैग बहुत ज़्यादा खुशी हो गया, है कि नहीं। तो इस समय में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रीनेलिन। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं उरो या लरो, या इसका एक और नाम है रक्षक हार्मोन, क्योंकि कोई परिस्थिति अगर अनुकूल नहीं है, खराब परिस्थिति है, तो उसमें यह हार्मोन आपको क्या करता है, अटेंशन करता है। अगला है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो यह एक जो है महिला हार्मोन है जो कहाँ पे पाया जाता है, याद रखेंगे, अंडाशय, अंडाशय बोले या पुटिका, अंडाशय की पुटिका में। तो दोनों ऑप्शन आ सकता है, या तो अंडाशय दे दे तो भी सही हो जाएगा, या अंडाशय के अंदर जो पुटिका होता है उसमें यह हार्मोन पाया जाता है। कौन, एस्ट्रोजन। कैसा हार्मोन है, तो महिला हार्मोन है। अगला है, यह महिलाओं में समानतः यौन आरंभ से लेकर रजोनिर्वित की आयु तक रहता है। मतलब जो पुबर्टी का जो एज होता है 12 साल या 13 साल या 14 साल, अलग अलग एज होता है अलग अलग फीमेल में, तो वहाँ से लेकर जब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चलता है तो उसके बीच में इसका स्रावन होता है। और जैसे मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाएगा तो इसका स्रावन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब रोजनी विरित जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद एस्ट्रोजन का स्रावन बंद हो जाता है, ठीक है। और बचपन से ये शुरुआत नहीं होगा, जब पुबर्टी आएगा, जब यौना आरंभ होगा तब से यह स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लगभग 45 से 50 साल के बीच में यह समाप्त हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ध्यान रखना है एस्ट्रेडियोल, यह क्या है, यह प्रमुख एस्ट्रोजन है, एक तरह का एस्ट्रोजन है जिसे हम लोग बोलते हैं नारी विकास हार्मोन। क्या बोलेंगे, नारी विकास हार्मोन।
अगला है पुरुष हार्मोन कौन कौन है, तो याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रोजन, जिसको हम लोग एंड्रोएस्टेरोन भी बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो याद रखेंगे एड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जो है यह आपका कौन हो गया, पुरुष हार्मोन हो गया। महिला हार्मोन में ध्यान रखना है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन जो होता है यह क्या होता है, महिला हार्मोन होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कहाँ से निकलता है, तो यह विष्ण से, ठीक है, स्रावित होता है, जो टेस्टिस होता है वहाँ से यह रिलीज होता है, ठीक है। और महिला हार्मोन में आप याद रखेंगे प्रोजेस्टेरोन जो होता है वह कॉर्पस लुटियम से क्या होता है, वो रिलीज होता है। अगला है सोमैटोट्रोपिन, मोस्ट इंपोर्टेंट, यह क्या है, तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि हार्मोन, क्योंकि यह शरीर में जो ग्रोथ होता है इसको यह मेंटेन करता है, ठीक है। तो बॉडी में जो ग्रोथ हो रहा है उसका जो कारक है यही है, ठीक है, कौन, सोमैटोट्रोपिन। अब ध्यान रखना है सोमैटोट्रोपिन जो होता है इसको एसटीएच भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अब यह कहाँ से निकलता है, तो यह भी आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से, अधिकतर जो भी हार्मोन होगा वो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से ही निकलता है, ठीक है। अब ध्यान रखना है इसके अधिकता से क्या होगा, अब देखिए ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा तो भीम टाइप का हो जाएगा, तो भीम कायिकता हो जाता है, और कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा, तो बौनापन। तो कमी से, इस हार्मोन की कमी से, सोमैटोट्रोपी के कमी से यह क्या होता है, कमी से बौनापन हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा तो आपका भीम टाइप का बॉडी हो जाएगा, मतलब भीम कायिकता हो जाता है, ठीक है। तो यह शरीर के वृद्धि के लिए जरूरी होता है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन किसको बोलेंगे, सोमैटोट्रोपिन, या सोमैटोट्रोपिन की जगह पर आपको ऑप्शन दे सकता है एसटीएच, ठीक है। अगला है PRA2, जिसको हम लोग बोलेंगे पैराथायराइड। यह क्या होता है, तो यह रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को कंट्रोल कौन करता है, तो PRA2, जिसको हम लोग बोलेंगे पैराथायराइड। अगला है मेलाटोनिन, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें क्या है, तो देखिए मेलाटोनिन जो होता है यह कहाँ से निकलता है, पहले इसको ध्यान दीजिए। यह निकलता है पिनियल, जो ग्रंथि हम लोग ऊपर पढ़े थे, याद है, पिनियल ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष ग्रंथि, जो सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो पिनियल ग्रंथि जो मानव शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि होता है, वहाँ से एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं मेलाटोनिन। अब इसका काम क्या है, मेलाटोनिन जो है यह नींद को कंट्रोल करता है, यह जागने में और सोने में आपको क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अब इसका खास बात क्या है, मेलाटोनिन जो है आपको केवल रात में ही निकलेगा, मतलब रोशनी रहेगा, लाइट रहेगा, तो यह मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो बॉडी में नहीं निकलता है, समझे, मतलब पिनियल उसको निकालेगा ही नहीं। लेकिन जैसे अंधेरा होगा तो ये मेलाटोनिन जो है ये निकलने लगता है, और इसका मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे मुख्य बात, इसको हम लोग बोलते हैं तीसरी आँख, क्या बोलते हैं, तीसरी आँख, ठीक है। तो तीसरी आँख भी बॉडी में हम लोगों का होता है, हम लोग ऐसे कहानी में पढ़ते थे, लेकिन ध्यान रखेंगे मेलाटोनिन को हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरी आँख। और ये सबसे छोटी ग्रंथि आपको बता चुके हैं, ये जो पिनीलियल है, ठीक है, पिनीलियल या शीर्ष ग्रंथि को सबसे छोटा ग्रंथि हम लोग बोलते हैं। तो मेलाटोनिन के बारे में जान गए, ठीक है। इसीलिए अब आपको यह बात समझ में आ जाएगा, जब हम लोग रात में सोते हैं तो हम लोग लाइट को इसीलिए ऑफ कर देते हैं, क्योंकि लाइट रहेगा तो यह जो आपका हार्मोन है मेलाटोनिन हार्मोन वो तो रिलीज होगा ही नहीं, और जब तक यह मेलाटोनिन हार्मोन बॉडी में नहीं आएगा जब तक आपको नींद नहीं लगेगा। ध्यान रखेंगे, नींद को यही कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए लाइट को हम लोगों को बंद करना पड़ता है। लाइट जैसे बंद होगा तो यह रिलीज हो जाएगा हार्मोन, और इस हार्मोन आपको क्या करेगा, सुला देगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग अधिकतर जो है लाइट को ऑफ कर देते हैं। वो आदत नहीं होता है, उसको हमारे बॉडी से लेना देना है। तो बॉडी से लेना देना क्या है, लाइट अगर होगा तो मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा और आपको नींद जल्दी नहीं पड़ेगा, दिक्कत होगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग सीखे हैं ये। अगला है आंसू स्रावित होता है किस ग्रंथि से, तो याद रखेंगे लैक्रिमल से, ठीक है, कभी कभी पूछ देता है ये भी। अगला है छोटा छोटा पॉइंट बना दिए, इसको आपको ध्यान रखना है, जहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है एडीएच, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एडीएच क्या है,
ठीक है, यह मूत्र की मात्रा को कंट्रोल करता है, मतलब मूत्र में कितना पानी जाएगा उसी को यह क्या करता है, मेंटेन करता है। मतलब जल संतुलन का कार्य कौन करेगा, एडीएच, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो किडनी से जुड़ा हुआ है, तभी ना उसे मूत्र निकलेगा तो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो जल संतुलन या मूत्र की मात्रा या विकक से कौन जुड़ा है, तो ध्यान रखें कौन जुड़ा है, एडीएच। ठीक है, यहाँ पे विकक थोड़ा गलत लिख दिया। अगला है एलटीएच। तो देखिए एलटीएच से आप याद रखिएगा लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टो जहाँ पे आ गया तो आप समझिएगा उसका संबंध दूध से ही होगा। ठीक है, जैसे लैक्टोबैसिलस जिससे दही बनता है दूध से, है कि नहीं। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन का काम में होगा दूध से रिलेटेड, मतलब यह स्त्री के स्तनों में रहता है और यह दुग्ध स्राव करता है। दुग्ध जो दूध है वो जो निकलता है उसके लिए जिम्मेदार कौन हार्मोन है, लैक्टोजेनिक हार्मोन है। ठीक है, तो इसको दुग्धजनक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है एलएच। एलएच का फुल फॉर्म हो जाएगा ल्यूटेनजिक हार्मोन। इसका काम क्या है, तो महिला और पुरुष में जो प्रजनन अंग होता है यह इसको कंट्रोल करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है प्रजनन अंगों को कौन कंट्रोल करेगा, तो यही एलएच कंट्रोल करेगा। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा, तो पुरुष का आपका क्या हो जाएगा, पुरुष का आपका हो जाएगा विषण और महिला का क्या हो जाएगा, अंडाशय। तो महिला का अंडाशय में रहता है और पुरुष के कहाँ पे रहता है, विषण में रहता है। ठीक है, अगला है थाइमस ग्रंथि। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका खास बात क्या है, यह प्रतिरक्षा ग्रंथि है। ठीक है, मतलब रक्षा करने वाला ग्रंथि है। तो बॉडी में सब टाइप का है। ठीक है, पचाने वाला है, ठीक है, तोड़ने वाला है, सोचने वाला है, हंसने वाला है, रुलाने वाला, सब तरह का हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है। गुस्सा करने वाला भी हार्मोन रिलीज होता है, बात समझ रहे हैं। तो ये जितना भी हार्मोन होता है उसका वही काम है। कुछ हार्मोन से गुस्सा आएगा, कुछ हार्मोन से खुशी आएगा, कुछ हार्मोन से आपको अच्छा लगेगा, कुछ हार्मोन से आपको घबराहट होगा, कुछ हार्मोन से अलग अलग प्रक्रिया होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, थाइमोसिन से निकलता है। कहाँ से, थाइमोसिन से, थाइमोसिन से निकलता है, नाम से में। तो प्रतिरक्षी ग्रंथि का कार्य करता है, यह एंटीबॉडी बनाता है। ध्यान रखिए एंटीबॉडी का क्या करता है, निर्माण करता है, स्रावन करता है। ठीक है, तो इससे क्या निकलता है, इससे एंटीबॉडी निकलता है। और एंटीबॉडी मतलब हो गया टी सेल। टी सेल आगे आपको बताएंगे। एंटीबॉडी में जो एंटीबॉडी का मतलब होगा डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में मेनली कौन होता है, टी सेल। तो यह टी सेल का निर्माण करता है। तो एंटीबॉडी बोले या टी सेल बोले सेम समझिएगा। ठीक है, अब यह क्या होता है, यह शुरुआत में तो रहेगा, मतलब बच्चा है या आप एडल्ट है तो उस एज में तो रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है इसका मात्रा कम हो जाता है और वृद्ध अवस्था में जब आप जाइएगा तो यह क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है, वयस्क में नहीं लेकिन वृद्ध में कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, वृद्ध अवस्था में। ठीक है, ये क्या हो जाता है, खत्म होने लगता है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपको साइंस से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो भी पीसीएस में, रेलवे में, अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे कराया जाएगा। और उससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी है, सारे थ्योरी और कॉन्सेप्ट को आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।